अब हम लोग इसके कुछ सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी हमारा खत्म नहीं हुआ है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हमने क्या देखा है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में? जनरल ट्रेंड क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या डिफिकल्ट है? बोलो। डिफिकल्ट है, ठीक है। अब हम लोग एक एक पीरियड के बारे में बात करते हैं ना, एक एक पीरियड के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सर मुझे भी अलाउ कर दीजिए। कौन है? आकांक्षा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, फर्स्ट पीरियड में बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? हीलियम। हीलियम का ना। अरे एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। और दूसरी चीज हीलियम का तो वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों? नोबल गैस। नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सेकंड वाले पीरियड में हम लोग जाए तो हमारे पास कौन है? लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। अब देखो मैंने को पॉइंट्स लिखवाए थे, ये फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। फर्स्ट फैक्टर था जेड इफेक्टिव, सेकंड फैक्टर था साइज, थर्ड फैक्टर पे स्टार मार्क किया था मैंने। क्या था थर्ड फैक्टर? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर रिलेटिवली हायर, जैसे S2, D5, D10, P3, P6। इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। तो ऐसे लोग कौन है जिसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। बेरिलियम इज फुली फिल्ड, S2 है ये, बोलो। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, P3 है, सही है, बोलो नहीं यार। समझा। अरे नहीं क्या समझे, इनका कॉन्फ़िगरेशन बोला है, कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम इज S1, बेरिलियम इज S2, बोरोन इज P1, कार्बन इज P2, नाइट्रोजन इज P3, ऑक्सीजन इज हाँ P4, सर, हाँ सर। P5, नियॉन इज P6। अब रिलेटिवली हायर होता है। वैसे तो हम लोग जनरल ट्रेंड क्या देखते हैं कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, बट बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का होना चाहिए था, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। हमारा बोरोन जंप कर जाता है और बोरोन, हमारा बेरिलियम जंप कर जाता है और बोरोन से आगे निकल जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, बट नाइट्रोजन जंप कर जाता है और ऑक्सीजन से आगे निकल जाता है। रिलेटिवली हायर मतलब अपने पास वालों से ज्यादा। सबसे कम लिथियम, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा तो नियॉन। ऑब्वियसली नियॉन तो सबसे ज्यादा ही होगा। तो ये हमारा ऑर्डर होगा सेकंड पीरियड, समझे? यस सर। सेम ऐसा ही थर्ड पीरियड में लिखे। थर्ड पीरियड क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। तो मैग्नीशियम को देख लिया, फास्फोरस को देख लिया। मैग्नीशियम क्या है? फुली फिल्ड। फास्फोरस क्या है? हाफ फिल्ड। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आगे चला जाएगा, फास्फोरस सल्फर से आगे चला जाएगा। रिलेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए था, बट फास्फोरस का ज्यादा हो जाता है। तो ऑर्डर लिखेंगे, सोडियम सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, और आर्गन का सबसे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। हेलो सर। हम्म। सर लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन तो क्यों जल्दी निकल जाए। क्यों क्यों क्यों? इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, कैसे? न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अरे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहली चीज तो साइज कम हो रहा है
है ना, तो न्यूक्लियस के पास जा रहा है, दूर नहीं जा रहा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब ये होता है अट्रैक्शन बढ़ना। समझो समझो बात को। जेड इफेक्टिव बतना मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ना। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पे, उसको रिमूव करना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ना। Yes, sir. डाउन द ग्रुप हम लोग बात करें तो जनरल ट्रेंड हमने पढ़ा है क्या, जनरली हमने बोला है डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं हमारे लिए इजी होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें लिथियम, सबसे लिथियम में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। कि ग्रुप 1 में देखा तो हमने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम टॉप टू बॉटम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ। ऐसे ही ग्रुप 2 में देख लो, ग्रुप 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम ये होगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ऐसे ही नॉर्मल चलता है ट्रेंड, बट जो जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है ना, मैं वो लिखवा देता हूं तुम्हें। एक्सेप्शनल क्या क्या है, एक तो ये है कौन, ग्रुप 13, और एक एक्सेप्शनल क्या है, ग्रुप 14। अब ग्रुप 13 में लोग कौन कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब इसमें देखो ऐसे एक्सचेंज करना है, इनको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने का लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, रटना है सिंपल। और इस थेलियम को यहां ले आओ, है ना, इनको रीअरेंज करा, इस थेलियम को मैंने यहां लिया है। तो अब वापस से लिखेंगे तो कैसा होगा, बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये समझे। Yes, sir. अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, In decrease. डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो डिक्रीज कर दो, रीअरेंज करके डिक्रीज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली रटना है। ये ग्रुप नंबर 13 14 इंपॉर्टेंट है, इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर डायरेक्टली पूछे जाते हैं जेई मेंस में स्पेशली। जैसे ग्रुप नंबर 14 में पूछूं तो ये होता है। अब इसमें रीअरेंज करें तो ऐसा चलता है, ठीक है। अब ऐसा होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हुआ। लेड और टिन में चेंज हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। लेड में डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू टिन। अब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो सबसे अथाह खतरनाक है, उसमें डायरेक्टली याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इसका कोई लॉजिक है भी नहीं। अगर लॉजिक कोई तुम्हें देने वाला कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी उस लॉजिक को समझ लूंगा और फिर बच्चों को उसी लॉजिक से समझाऊंगा। ग्रुप कहां से कहां तक चलता है डी ब्लॉक, 3 to 12. ग्रुप 3 का अलग ऑर्डर है, ग्रुप 4 5 6 और 10 का अलग ऑर्डर है, और बचे हुए ग्रुप मतलब 7 8 9 11 12 का अलग ऑर्डर है। ग्रुप 3 का अलग है, ग्रुप 4 5 6 10 का अलग है, ग्रुप 7 8 9 11 12 का अलग है। ग्रुप 3 का ऑर्डर क्या है, 3D 4D 5D, ये है ग्रुप 3 का। ग्रुप नेक्स्ट इन चार ग्रुप का क्या है, उल्टा। फिर बचे हुए का 5D 3D 4D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर मैंने लिखे, समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। Yes, sir. अच्छा नहीं समझ आया उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ आया उनका उनके लिए भी हमारे पास एक चीज है, हमने इमेज ऐड करके बताए थे। देखो इमेजेस की कमी नहीं है हमारे पास, दुनिया भर का इमेज है। डी ब्लॉक, थ्री डी 4D 5D दिख रहा है। Yes, sir. अब Yes, देखो, अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा,
क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग होगा। कोई बोलेगा अरे सर कैसे पता लगा है, मुझे भी बताओ। तो मैं बोला सबसे पहले देखो क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन का है, मैं वो बोला यहाँ है, देखो यहाँ कौन सा ग्रुप है? 6. 6 ग्रुप को देखो, 6 ग्रुप में 3D सबसे कम, 4D सबसे ज्यादा, 5D सबसे ज्यादा। 5D का एलिमेंट सबसे ज्यादा हमारे लिए आ जाएगा, समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग जैसे सेकंड देखते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। डिक्रीजिंग। अरे तो कौन बोला 5D है? का ज़्यादा होगा, फिर 3D का, तो मतलब HG ZNCD. HgZnCd, 5D का सबसे ज्यादा, देन 3D का, देन 4D का, ये ऑर्डर आएगा, समझे? तो CD क्या होता है? CD कैडमियम। ओके सर. मैं एक बार सभी के नाम पढ़ देता हूँ। 3D से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडियम, रोटियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, ऑफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ क्या है। कैलकुलेट द करेक्ट order of IE2 of पीरियड नंबर सेकंड, है ना? ये क्वेश्चन लिखने से, बताने से पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूं तुम्हें, ताकि क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। नोट लिखवा देता हूं एक में। नोट आई थिंक थोड़ा नीचे लिखना चाहिए। नोट क्या है? नोट का फर्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया ना लैंग्वेज। आपने लिखवाया था. लिखवा है कि वापस लिखवा देते, कोई नहीं, बार बार लिख देते। आयनाइजेशन is always endothermic. आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीटी। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है हीलियम का, लोवेस्ट है सीजियम का। सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किसी से है तो हीलियम है, सबसे इजी है तो सीजियम है। अब ये क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। IE2 ऑफ पीरियड नंबर 2। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मतलब क्या? क्या कैसा? क्या पूछना चाह रहे हो? सर आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा है नोट का, देखो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे नोबल गैसेस की ही होगी, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब नोबल गैसेस में सबसे छोटा कौन है? हीलियम, तो सबसे मुश्किल उसी से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। और सर सीजियम का? अब देखो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन निकालना है ग्रुप 1 से, क्योंकि ग्रुप 1 से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला वैसे ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएंगे नोबल गैस जैसे। तो सबसे इजी उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें भी सीजियम से सबसे इजी है क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है। ओके सर। सर I2 मतलब क्या? IE2 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको IE1 बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको IE2 बोलते हैं। मैंने पढ़ा है यार, तुम ऐसा मत करो।
सर मैंने वो स्नैप्स व्हाट्सएप पे डाल दिए। बड़ा जल्दी डाला। नहीं सर, वो हमारा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया तो सर उसको खोलने मतलब उसको ओपन होने में बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत स्लो भी चलता है, हैंग भी होता है बहुत बार, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। सॉरी सर। ठीक है, क्वेश्चन करो तुम लोग सभी। तो ये मतलब जब तूने लिखा है तो ये खुद से तो लिखा होगा नहीं, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये सब चीजें। हो गया, बोलो। नहीं सर, एक तुम लोग चलो 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम हो देता हूँ, 7:12 हो रहे हैं, 7:15 को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। 3 मिनट और है तुम्हारे पास, सोच लो जो सोचना है। हो गया? यस सर। क्या ऑर्डर आ रहा है फिर बताए। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 2-3 लोग तो तुमने मिस कर दिया, ऑक्सीजन कहाँ गया, लिथियम कहाँ गया।
और OF क्या हुआ? सर बोलो बोलो। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम। लिथियम सबसे ज्यादा हो गया है, वाई? क्योंकि अभी वो हीलियम जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है उसके, चलिए, स्टेबल हो थोड़ा गया। तो सही दिया है तूने आंसर, 100% करेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग देखो लिथियम, हमें सेकंड पीरियड के बारे में बात करिए, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। अब देखो ये क्या है, ये 1s2 2s1 है, ये 1s2 2s2 है, ये है 2s2 2p1, ये है 2p2, ये है 2p3, ये है 2p4, दिस वन इज 2p5 एंड द लास्ट वन इज 2s2 2p6। बाकी लोगों में भी 2s2 मैंने लिखे नहीं है। अब IE2 निकालना है, तो IE1 होगा फिर ही तो IE2 होगा, तो पहले तो IE1 निकाले, है ना। मतलब लिथियम भी प्लस बना दे, बेरिलियम भी प्लस बना दे, बोरोन भी प्लस बना दे, कार्बन भी प्लस, नाइट्रोजन भी प्लस, ऑक्सीजन भी प्लस, फ्लोरीन भी प्लस और नियॉन भी प्लस। कोई बोलेगा सर फ्लोरीन प्लस तो बनता ही नहीं है। अरे हम जबरदस्ती बनाएंगे, हम बोलेंगे हम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो वो बनेगा ही बनेगा। अब लिथियम प्लस क्या है, 1s2। लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 1s2, बेरिलियम का 2s1, बोरोन का 2s2, इसका 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4 और इसका 2p5। अब देखो, अब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, फिर क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, वो हमें पता लगाना है ना। तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गए हैं अब, लिथियम प्लस, बोरोन प्लस और ऑक्सीजन प्लस, ये लोग स्टेबल है। यस यस सर। अब देखो यहां पर फंडा देखो, लिथियम प्लस तो इतना ज्यादा स्टेबल हुआ कि ये नियॉन से भी आगे निकल गया है ना। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह हो गया है, लाइक हीलियम। हीलियम। बोरोन प्लस स्टेबल हुआ तो कोई नहीं, कार्बन को एक्सीड कर जाएगा। ऑक्सीजन प्लस स्टेबल हुआ तो कोई नहीं, फ्लोरीन को एक्सीड कर जाएगा। अब देखो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन और सबसे ज्यादा लिथियम। ये ऑर्डर आएगा। समझे कैसे हमें निकालना ऑर्डर? दिमाग लगा कुछ? सर वो Hg का नहीं समझा। लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अब हीलियम के जैसा हो गया है, और हमने तो थोड़ी देर पहले ही बोला था हीलियम तो हाईएस्ट होता है। तो हीलियम, अगर कोई तुम्हें बोले ना कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, हीलियम से या लिथियम प्लस से, तो तुम क्या आंसर दोगे? दोनों सेम। नहीं नहीं नहीं, देखो जो हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, सभी में न्यूट्रल न्यूट्रल स्टेट में कंपेयर करेगी, लिथियम, हीलियम, इन सब में देखा। बट अगर लिथियम प्लस और हीलियम की बात करें तो हम बोलेंगे लिथियम प्लस से कंपैरेटिवली हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लिथियम प्लस का एक पॉजिटिव चार्ज है जो अपने इलेक्ट्रॉन जो जाएगा उसको अदर अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। तो यस इसलिए सर। लिथियम प्लस से कंपैरेटिवली हार्ड होगा, ठीक। और उसका हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए वो नियॉन प्लस से भी आगे चला गया। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। समझ आई बात या नहीं आई? तो सर नहीं सर। फाइनली किसका ज्यादा होगा? क्या? सर हीलियम और लिथियम प्लस में किसका ज्यादा होगा? लिथियम प्लस का। ओके सर। अब कोई ये मत बोल देना सर आपने तो लिखा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। तो न्यूट्रल स्टेट में कंपेयर कर रहे हैं सारे, है ना, कि भाई न्यूट्रल स्टेट में क्या है, न्यूट्रल स्टेट में कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे तो IE2 IE3 को कंपेयर नहीं करा है, सभी के IE1 को ही कंपेयर करा है हमने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एप्लीकेशन। आयनाइजेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, वाह थोड़ा बड़ा भी है ये। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें, लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी more is the metallic character है ना, lesser the ionization energy more is the metallic character। ब्रैकेट में लिख रहे हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स।
कोई मुझे बोल दे कि सर इस मेटल का तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है और उस नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज्यादा कम है, मतलब या फिर ऐसा बोल दे कि सर इस मेटल का तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और उस नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उसमें मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना? नहीं, मेटल्स में ही कंपेयर करना, मेटलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली मेटल्स में ही होगा। और मेटलिक कैरेक्टर का डेफिनेशन हम लोग कैसे देते हैं, कौन अच्छा मेटल होगा, कैसे डेफिनेशन देते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, जो इजीली लूज करेगा वो मेटलिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। जैसे हम बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे गए, टॉप टू बॉटम गए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज। अबे डिक्रीज होगा ना। हाँ सर, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम गए तो इधर से इधर गए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि भैया हमारा सीजियम में मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि सीजियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए सबसे खतरनाक पॉइंट होने वाला है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये समझ में नहीं आता बच्चों को एक बार में। जैसे देखो मैं लिखता हूं, देखते तुम्हें समझ आता है या नहीं। हम बोलते हैं एंड ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is marked by a big jump in ionization energy. End of valence shell electron is marked by a big jump in ionization energy. समझ आया? नहीं सर। नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कौन है, हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है ना। देखो ऐसा हुआ, कैल्शियम से बना कैल्शियम प्लस, कैल्शियम प्लस से बना कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस से बना कैल्शियम 3 प्लस। मान लो ऐसा होता है ना। ये इसका I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, यहाँ पर I3 होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में 3p6 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में 3p6 4s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3p6, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3p5। देखो हम बोलते हैं I1 रफली मान लो, सपोज करो I1 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो ऐसा ही रफली। I2 सपोज करो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो I3 बहुत ज्यादा हो जाएगा एकदम से 200 इलेक्ट्रॉन 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो गया है एंड ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो जाते हैं, तो जो एंड ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में एकदम से एक बिग जंप आता है। वैसे तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, I2 बड़ा होता है, फिर I3 और बड़ा होता है, फिर I4 और बड़ा होता है। बट देखो पहले I1 100 था, I2 150 हुआ, बट I3 एकदम से बढ़ गया 2000 हो गया। क्यों हो गया? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और जब भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो कभी भी कहीं पर भी I1 I2 I3 I4 ऐसा लिखा हो और तुम्हें देख रहे हैं कि एकदम से किसी में ड्रास्टिकली जंप आ गया है, तो तुम समझ लेना यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। समझे मेरी बात? यस सर। सर मतलब कितने रेट से इंक्रीज करेगा? 10 गुने से ज्यादा ही होना चाहिए जनरली। 10 नहीं, मतलब तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है? मतलब फॉर्मूला नहीं है, मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं कोई कितने रेट से ज्यादा होगा, तुम्हें डेटा देख के ही समझ आ जाएगा कि एकदम ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, है ना। तुम्हें डेटा देख के लगेगा अरे ये क्या हो गया, है ना। जैसे मान लो मैं ना क्वेश्चन लिखूँ, है ना, क्वेश्चन भी करवा देता हूँ तुम्हें तो और ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? According to the given data, determine the number of valence electron
डेटा के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है ना। जैसे हमारे को डेटा क्या दे रखा है, I1 दे रखा है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 दे रखा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 दे रखा है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I4 दे रखा है 8000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 3। सभी को लग रहा है 3 होगा? यस सर। कोई कोई ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं 3 नहीं होगा? ऐसा 3 होगा है ना, क्योंकि देखो I3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, I4 में एकदम डेटा में ड्रास्टिक इंक्रीज आया, तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। समझ गए? यस सर। चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक और नई टर्म है, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ये चैप्टर और कितना बचा है? कौन बोल रहे हो? सर आकांक्षा। क्यों, क्या मतलब, क्या ऐसा हो गया तुम्हें जो ये पूछना पड़ गया ऐसा सवाल? नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ रही थी। चैप्टर बस है ना, समझ लो, हो जाएगा। तो बहुत लर्न करना है। हाँ अरे सर। देखो भैया, मतलब ये तो समझ लो बस शुरुआत हुई है ना। अगर सपोज करो तुमने 10 स्टेप्स चढ़ने हैं ना 12th के लास्ट तक, तो तुमने आधा भी नहीं चढ़ा है अभी लर्न करने के नाम पे। रटना बहुत है ना इसलिए। अरे ये तो समझने का है, प्योरली समझने का है, अभी रटने का आएगा तो तुम डर जाओगे। अभी 11th में तो रटने का आएगा ही नहीं, ये समझ लो। रटने का तो आएगा ही 12th में। सर आप बोले थे अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, हार्डली हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में तो 110% खत्म हो ही जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, बाकी बच्चों में क्या होता है, ये चीज तुम स्टार्टिंग से ही समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। क्या कि पहली चीज तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की आदत कम डाले, है ना। बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि यार मेरा तो इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ूंगा, यार मेरा तो इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है मैं मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ूंगा, है ना। तो देखो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, नहीं भाई। तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसे हैं जो लोग जेई गए हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करके आईआईटी गए, आईआईटी तक पहुंचे हैं? कोई है ऐसे हाँ सर। तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं। में? किसी के तो होंगे। है सर है। कौन है? श्रेयस। श्रेयस? कौन श्रेयस? अरे अपने नाम नहीं बताना है भाई। कौन है, मतलब तेरा भैया है, कोई कजिन है। कजन? कौन से आईआईटी में है? आईआईटी जेई एडवांस उन्होंने क्लियर कर दिया था, उन्हें माइनिंग मिला था लेकिन उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए था लेकिन उन्होंने क्रैक कर लिया था। चलिए अच्छी बात है। कहाँ, कहीं कहीं से प्रिपरेशन किया था क्या? रेजोनेंस में थे वो भी। कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? 2018 वाला बस। 18 में? अच्छा चलो देखो अच्छी बात है, रेजोनेंस से ही थे, क्रैक कर लिया। अगर तुम्हारे आस पड़ोस में भी कोई तो रहता होगा तुम्हारी सोसाइटी में जो आईआईटी वाईटी गया होगा, यार ऐसे तो मत बोलो। ऐसा नहीं तुम्हारी जान पहचान में दूर दूर तो कोई बंदा ही नहीं ऐसा, या कोई कोई है ही नहीं क्या ऐसा जो हाँ आईआईटी सर, ना गया हो? होगा ना। कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब अगर तुम तो चले गए आईआईटी तो तुमने तो अलग ही, तुम्हारी तो अचीवमेंट हो जाएगी फिर तो। चलो कोई नहीं, अगर कोई नहीं है तो ठीक है। अगर कोई भी है, एनआईटी में है, एनआईटी में, आईआईटी नहीं, एनआईटी में है, सोसाइटी, रिलेटिव्स, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई तो खैर कैसे होगा, मतलब बड़ी बहन, सोसाइटी में, दूर दराज में, कोई रिलेशन में कोई नहीं है, आईआईटी एनआईटी कहीं पर भी? सर एनआईटी कौन सी एनआईटी में है? नागपुर।
ओके, कहाँ से प्रिपरेशन किया था? पता नहीं सर। चलो दूर। कोई बात नहीं। हाँ, बहुत दूर के रिलेशन में है। देखो, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम किसी और से ओपिनियन लो। हो सकता है तुम्हें मेरी बात झूठ लगे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना कम करे। कम करने का मतलब कि अगर तुम्हें मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि दिन और रात बस मैथ्स ही पढ़ते रहे। मैथ्स भी पढ़े, बट साथ में दूसरे सब्जेक्ट को भी उतना ही वेटेज दे। क्योंकि देखो, तीनों सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स का वेटेज आने वाला है। अगर केमिस्ट्री 100 मार्क्स का आएगा तो मैथ्स भी 100 आएगा, फिजिक्स भी 100 आएगा। अगर केमिस्ट्री 200 आएगा तो बाकी लोग भी 200 ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा सब, कि भाई मैथ्स में हमारा इंटरेस्ट है तो बस मैथ्स से सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़े, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना छोड़े। और अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में, जैसे बच्चों को ज्यादातर होता है कि यार उस सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होते ही नहीं, तो उसको बस उसको छोड़ देते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं। ऐसा ना करे, है ना। स्टार्टिंग से ये आदत डाले कि तीनों सब्जेक्ट को मैं बराबर बराबर पढ़ूंगी। नहीं हो रहे क्वेश्चन तो उस पर थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करे, अपने टीचर से ज्यादा डिस्कस करे प्रॉब्लम्स, कैसे मैं करूँ कैसे नहीं करूँ, वो सब चीजें। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर है कोई तो वो केमिस्ट्री ही है। तुम्हें कोई टीचर जो फिजिक्स पढ़ाता है उनसे भी पूछ लेना, तुम्हें जो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनसे भी पूछ लेना कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन होता है। सभी केमिस्ट्री ही बोलेंगे। मतलब इसके अलावा तो कोई आंसर है ही नहीं कि आईआईटी जेईई में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है। केमिस्ट्री क्यों होता है? क्योंकि इसमें लर्न करने का होता है। क्या सारे ही लर्न करना है? नहीं, ऑलमोस्ट 30% पार्ट लर्न करने का होता है, 70% पार्ट समझने का होता है। अगर तुमने वो 30% पार्ट लर्न कर लिया, याद कर लिया अच्छे से, तो उसमें तुम्हारे 100% मार्क्स आएंगे। जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन आया जिसमें +4 मार्क्स तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 to 7 मिनट। केमिस्ट्री में अगर कोई लर्न करने वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया, जैसे इस बार आए होंगे ना पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन टेस्ट में, तो अगर तुम्हारे सही है हुए हैं वो, तो तुम्हें पता होगा कि भाई मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को आ रहा होगा, तो एक टिक में आंसर सही आ जाएगा। एक टिक मारा, 30 सेकंड में तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें लर्न करने में सबसे अच्छी बात यही है कि हमें बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। केमिस्ट्री स्कोरिंग भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। टाइम हमें कहाँ देना पड़ेगा? टाइम हमें देना पड़ेगा स्टार्टिंग में लर्न करने में, वहां पर टाइम देना पड़ेगा। तो अभी से डरो मत कि यार लर्न करना पड़ेगा, कितना ये चैप्टर चलेगा। नहीं, अपना जो कलेजा है वो मजबूत रखो एकदम, दिल अपना टाइट रख लो एकदम कि हाँ मुझे रटना है। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ इस बात के लिए, रटना है। और 11th में तो आएगा ही नहीं रटने का, 11th में तो भूल जाओ। 11th में तो बहुत बेसिक बेसिक समझने वाला है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा। 12th से शुरू होगा वो सब तो, और वो भी 12th के लास्ट में ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। 12th के लास्ट के 2-3 महीनों में चलेगा ये सब प्रोग्राम। तो मान के तो रटना तो पड़ेगा, और रटोगे तभी कुछ होगा। केमिस्ट्री को लाइटली लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे स्कोरिंग केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में ही मार्क्स आते हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैथ्स में आती है तो मार्क्स ले आओगे, अच्छी बात है, ले आओ, मैं तो यही चाहता हूँ। बट मैथ्स का पेपर भी कंपैरेटिवली टफ आता है, उसमें मार्क्स इतना इजीली नहीं आते। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें देनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करना पड़ता है? अपोजिट होता है। हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron is added, when one electron is added to an isolated gaseous atom to produce a monovalent anion। मोनोवेलेंट एनायन का मतलब क्या है? मोनोवेलेंट एनायन का मतलब क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट। नहीं, मोनोवेलेंट एनायन का मतलब ऐसा एनायन जिस पर एक ही -1 का चार्ज हो। ऑब्वियसली कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, एटम मतलब उस पर चार्ज नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो उस पर एक माइनस का चार्ज आएगा, तो इसलिए बोलते हैं मोनोवेलेंट एनायन। बाइवेलेंट मतलब 2 माइनस का चार्ज, ट्राइवेलेंट एनायन मतलब 3 माइनस का चार्ज। ठीक है,
तो हम बोल रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी गैसीय एटम में ऐड कर दिया है तो हम बोलेंगे क्या कि भाई साहब उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी रिलीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो हमारे लिए एक दो चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, बेसिक बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ वर्क्स बना के, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इन सब चीजों में, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्या पहली चीज क्या कि कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना, दोनों में से एक ही काम होगा ना। यस सर। सपोज करो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को, हर रिएक्शन की एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच से डिफाइन करते हैं। कभी सुना है डेल्टा एच? नहीं सर। तो हम लोग डेल्टा एच से डिफाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का एंथैल्पी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब रिएक्शन हो रही है तो या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकता है, उसको डेल्टा एच के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी अलग अलग टाइप का हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो H2O, लिक्विड से H2O गैस बना, इसका डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे ऑब्वियसली लिक्विड से यस गैस बन रहा सर। है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना। और इसके डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलेंगे? VAP। VAP का मतलब वेपोराइजेशन। इसका डेल्टा एच का एक नाम होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, है ना। ऐसे ही मान लो डेल्टा H2O सॉलिड से H2O गैस बन रहा है तो इसका डेल्टा एच कैसा होगा? कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। सॉलिड से गैस, ऑब्वियसली आइस से हम लोग वेपर बना रहे हैं तो इसका डेल्टा एच का नाम क्या होगा? सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन। हर डेल्टा एच का एक नाम होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे भी बहुत सारे डेल्टा एच, जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच एटोमाइजेशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्वेशन, डेल्टा एच लैटिस, बहुत सारे टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक कॉमन होता है डेल्टा एच कि हर रिएक्शन का एक एंथैल्पी होता है, उसका वैल्यू ही डिसाइड करता है कि एंथैल्पी का वैल्यू ही डिसाइड करता है रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव तो एंडो, डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जैसे हमने क्या बोला था, if ionization energy is more than difficult to remove an electron, है ना, कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, कम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, इजी होगा हमारे लिए, इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ आती है? यस सर। अब बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है सेकंड वाली में, सेकंड वाली लाइन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं इफ EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम बोलते हैं इफ EA इज मोर देन easy to gain an electron। ये दोनों उल्टा रहता है, इसको समझे अच्छे से कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। बट आयनाइजेशन में ऐसा, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो डिफिकल्टी होगी उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। इस चीज को ध्यान रखें, बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये ज्यादा है का मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, ये ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ये ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा, एफिनिटी का मतलब उसका एक लगाव बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। एफिनिटी मतलब लगाव, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को वो अपना बंधु बनाना चाह रहा है, बंधु बोले तो भाई, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसका लगाव ज्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो इजी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। समझे? सो फर्स्ट 4 लाइन का मतलब नहीं समझा। फर्स्ट 4 लाइन का मतलब नहीं समझा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो क्या होता है? सर वो बोल रही हाँ, है सर। एफिनिटी का। हाँ हाँ, वही वही मैं पूछ रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए एटम के? हाँ, तो बस उसका अपोजिट है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकाले, हम एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से ऐड कर दे, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम टू प्रोड्यूस मोनोवैलेंट एनायन, मतलब ऑब्वियसली एनायन बनेगा, उसके ऊपर एक माइनस का ही चार्ज होना चाहिए, नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे? यस सर। चलिए अब जैसे देखियो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एलिमेंट है गैसियस मोनोवैलेंट, एनाइन बन जाएगा इससे, ई माइनस का चार्ज मतलब मोनोवैलेंट एनाइन। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके लिए इलेक्ट्रॉन को इजी होगा लेना, और इसके लिए एक डेल्टा एच डिफाइन होगा। हर रिएक्शन का एक डेल्टा एच होता है, इसके लिए डेल्टा एच डिफाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ईजी। ईजी का मतलब, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। डेल्टा एच ईजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। अब जो डेल्टा एच ईजी होगा ना वो हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? एक्सोथर्मिक। क्योंकि देखो मेरी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन पढ़ो, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन रिलीज, इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी रिलीज, मेरी डेफिनेशन है एनर्जी रिलीज। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होती है, इसलिए डेल्टा एच चीजें हमेशा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं डेल्टा एच चीजें क्या है, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी change in this process is, सॉरी मैंने एरो गलत मार्क कर दिया, प्रोसेस पे एरो मार्क करना चाहिए था। इस प्रोसेस के लिए बात चली, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी। कि जो प्रोसेस है ऊपर वाला ईजी, गैस में एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक एंथैल्पी तो हर रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, एच का मतलब एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी चेंज, वो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम लोग बोलते हैं क्या, जो डेल्टा एच और ईजी में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच और ईजी का मॉड सेम होता है। मॉड सेम होने का मतलब, मॉड सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, बट they have opposite, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइन। बट दे हैव अपोजिट साइन। देखो ऊपर पता भी है डेल्टा ये तो हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा एच ईजी नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच ईजी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो नेगेटिव ही होता है वो डेल्टा एच ईजी होता है। इतनी बात समझ आती है? यस सर। ठीक है, हम लोग हमारा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ना कि डेल्टा एच ईजी। इस बात को ध्यान रखें, हम लोग सारी बातें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर करेंगे, डेल्टा एच ईजी के बारे में नहीं करेंगे। अब देखो हमें पता है क्या, एक पॉइंट लिख पाता हूं मैं यहाँ पर, क्या कि भाई ई गैस था उसमें, अरे यार ई गैस था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ई माइनस बना।
फिर फर्दर E माइनस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना E2 माइनस। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या है पॉजिटिव, और डेल्टा एच Eg इसका क्या है नेगेटिव। ऐसे ही डेल्टा एच Eg इसका क्या है, सॉरी सेकंड वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं। सेकंड वाले के लिए मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या हो गया है नेगेटिव, और डेल्टा एच Eg हो गया है पॉजिटिव। उल्टा हो गया साइन सेकंड वाले प्रोसेस में। क्यों, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों हो रहा है ऐसा, इस प्रोसेस में ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच Eg पॉजिटिव क्यों हो गया है? हम बोलेंगे क्या इन दिस केस एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड वाई, बताओ अब तो। डेल्टा एच Eg पॉजिटिव आ गया है, मतलब एनर्जी हमें चाहिए होगी एंडोथर्मिक है, वाई बोलो क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ, बताओ भाई। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब न्यूट्रल था तब तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तब हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज हो रहा है, हमें कोई वो नहीं है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, अच्छी बात है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। बट अब नेगेटिव चार्ज एक आ गया, फिर वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो? एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब अब रिपल्सन होगा इसलिए। अब देखो मैं ना एक पॉइंट लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसके लिए मैं ना मार्क करता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ एक, है ना? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हम बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या मतलब है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मतलब है फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, चार्ज या एनायनिक स्पीशी में ऐड नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मोस्ट ऑफ स्पीशीज इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है ना। हमने बोला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मोस्ट ऑफ स्पीशीज नेगेटिव, मतलब मोस्टली स्पीशीज के लिए पहला इलेक्ट्रॉन गेन एक्सोथर्मिक होता है, बट एक्सेप्शन है, क्या क्या है वो याद रखने। however following exceptions exist, क्या क्या है? alkaline earth metal, inert gases, and the last is nitrogen। ये 3 लोग हैं। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या बोला है, मेरा मतलब बताइए। लास्ट शेल्फ फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड रहेगा तो हार्ड है। देखो मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अगर आपको आयनाइजेशन करना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी,
बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आपको गेन करवाना है तो जनरली एक्सोथर्मिक होता है, जनरली एनर्जी रिलीज होती है। बट किन केसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती? एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 वाले, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले, ग्रुप 18 वाले और एक नाइट्रोजन, इन 3 लोगों में हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए। डेल्टा एच ईजी क्या होता है? पॉजिटिव। समझे मेरी बात का मतलब? बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं है क्या? चलो अच्छी बात नहीं है तो, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत माइनर पॉइंट्स है, बट इनसे क्वेश्चन बना देते हैं, और फिर अगर माइनर पॉइंट्स हमें याद नहीं रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलता जाएगा ऐसे। इतने वाले जो डेल्टा चीजें होते हैं एज ऑलवेज क्या होंगे? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव। Positive. डेल्टा चीज ही पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, पॉजिटिव कुछ केसेस में ही होती है, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज साइज, सेकंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव, थर्ड फैक्टर इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला फैक्टर देखो साइज है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उसका कम हो जाएगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या बोला है मैंने? क्या है इसका मतलब और क्यों है? सर साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड अच्छे से नहीं बना पाएगा। अरे बॉन्ड कहां से बॉन्ड आ गया? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन से बॉन्ड आ गए? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब होता है इजी होगा इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन होना हार्ड होगा। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि साइज ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसको उतना अट्रैक्शन मिल नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही जेड इफेक्टिव के लिए क्या बोलेंगे? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उसकी ज्यादा है। हम बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ ईए। ऑब्वियसली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उसका कोई अफेक्शन होगा ही नहीं ना। क्यों अफेक्शन होगा? वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों ब्रेक करेगा? इसलिए स्मॉलर वैल्यू होगी। समझे? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। इसका पीरियोडिक ट्रेंड कैसा होगा? पीरियोडिक ट्रेंड इज सेम लाइक अपना आयनाइजेशन एनर्जी। क्या फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इन अ पीरियड। इन अ पीरियड हम लोग बात करें तो इन अ पीरियड हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम एल टू आर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोलिए। फ्रॉम इंक्रीज। एल टू आर हम बोलेंगे फ्रॉम एल टू आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी। इजी है। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज भी छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। चलिए
जैसे हम लोग देख लेते हैं यहीं पर ही एक एक पीरियड को। पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? हीलियम। अब अंधे ना बने, अंधे मतलब अक्ल के अंधे। हाँ वो तो मैंने अबे बोल दिया, तो दोनों में से एक ही होगा, या तो हाइड्रोजन ज्यादा है हीलियम ज्यादा। बताओ क्यों है ज्यादा? देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि हीलियम कौन है? हीलियम इनर्ट गैस है, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, इनर्ट गैस, अल्कलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन, इनमें तो पहले ही मुश्किल है भैया, हाँ सर। समझे? और हाइड्रोजन, हीलियम तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज्यादा होगा? कम होगा। हाँ सर। चलिए भैया अगली बारी हम लोग देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें देखो जो पंगा करने वाले लोग हैं ना वो कौन है? पंगा हमारे को ये करके नियॉन। देगा, हमारे को ये करके देगा, हमारे को ये करके देगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? सबसे कम, लेफ्ट टू राइट जा रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, सबसे कम किसकी है? देखो नियोन की सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन। हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन के लिए तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत माइनर सा पॉजिटिव, ऑलमोस्ट जीरो ही मान सकते हो, स्लाइटली पॉजिटिव। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए डेल्टा एच इजी पॉजिटिव होगा, इनर्ट गैस के लिए पॉजिटिव होगा। ज्यादा पॉजिटिव किसके लिए होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस किसके लिए होगा? ज्यादा पॉजिटिव। इनर्ट गैस। हम बोलेंगे ज्यादा पॉजिटिव इनर्ट गैस के लिए होगा डेल्टा एच इजी। डेल्टा एच इजी ज्यादा पॉजिटिव मतलब ज्यादा एंडोथर्मिक, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, इनर्ट गैस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नियोन का सबसे कम हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि बेचारा वो तो स्टेबल है, वो लेना ही नहीं चाहता, उसका कोई अफेक्शन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर बेरिलियम थोड़ा ज्यादा, नाइट्रोजन का थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो स्लाइटली पॉजिटिव था। अब लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए था, तो हम देखो यहाँ पर क्या कमाल होने वाला है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ऐसा ही होगा। अब यस लिथियम सर। बेरिलियम में किसका ज्यादा लग रहा है, किसका ज्यादा होना चाहिए? लिथियम बोरोन में, सॉरी, बोलो। लग रहा था बोरोन का होना चाहिए था, बट होता किसका है? लिथियम का। लिथियम का। तो यहाँ पर थोड़ा सा है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और लर्न पीरियड की करना बात, पड़ेगा। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। लर्न करने का एक तरीका बता देता हूँ, हम बोल देंगे, बट मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा फिर वो हर जगह सेम लॉजिक लगाओगे, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, है ना। बस याद करना पड़ेगा, ऐसे मान लो। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग बात करें, कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो काम खराब करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? आर्गन, मैग्नीशियम, पी, फास्फोरस। है ना। अभी रुको, फास्फोरस पे मैंने मार्क नहीं किया है, तो करूंगा वो अभी। कैसे पता चला पर? हाँ, क्या बोल दिया, ऐसी बातें मत बोलो यार। हाँ हाँ, सर्वेश की आवाज लग रही है ये मेरे को। पहली चीज हमने लिखवा है ना, ये तीन लोगों का डेल्टा एच इजी पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इनका कोई अफेक्शन नहीं है, इनका डेल्टा एच इजी एंडोथर्मिक हो गया है। जनरली एक्सो होता है, बट इन लोगों के लिए एंडो है, इसलिए मैंने बोल दिया है कि ये लोग अलग ही चलेंगे, लीग से हटके काम करेंगे। आर्गन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, मैग्नीशियम का उससे थोड़ा ज्यादा, बट बाकी लोगों में कम। अब देखो हमें कंपेयर करना है अगेन एल्यूमिनियम और सोडियम में, तो लग रहा था किसका ज्यादा होगा? लग रहा था एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, बट सोडियम का ज्यादा होता है, ठीक है। फिर यस आगे सर। अब देखो फास्फोरस और सिलिकॉन में किसका ज्यादा लग रहा है? फास्फोरस। फॉस्फोरस। बट होगा नहीं फास्फोरस का ज्यादा, फास्फोरस का सिलिकॉन से कम होगा, क्यों?
क्यों हो गया ऐसा? ये क्या लिख दिया मैंने एकदम से? कोई बोलेगा सर कैसी बातें कर रहे हो, ये आगे पीछे क्यों लिख रहे हो इनको? तो देखो मैं बोलूंगा फास्फोरस का ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, बट सिलिकॉन से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते थे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो आयनाइजेशन एनर्जी मुश्किल होगा, वैसे हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मुश्किल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम हो गई, तो पीछे आगे की बजाय वो पीछे जंप कर गया है। समझे या नहीं हाँ समझे? सर। इन्हें पीरियड के बाद अब हम लोग आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या सर एक और कहानी बार है, समझाना। क्या समझना है बताओ? तो पी और एस आई का। देखो फास्फोरस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम होगी, इसलिए वो सिलिकॉन से कम हो गया। होना तो चाहिए था सिलिकॉन से ज्यादा, क्योंकि ट्रेंड बोलता है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा, बट वो हो जाता है कम। ओके सर। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, साइज बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है टॉप से बॉटम में जाने पर। बट देखो इसमें जो लोग हमारा मतलब जहां पर हमें ध्यान रखना है वही वही लिखवा रहा हूं बस में, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इन लोगों को ध्यान रखें बस, क्वेश्चन जहां से आते हैं वही बात करें। ग्रुप 15 होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। सबसे ज्यादा होना, देखो नाइट्रोजन सबसे पीछे चला गया है, क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था नाइट्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव, बाकी पॉजिटिव। लोग स्लाइटली पॉजिटिव नहीं है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, हाँ डिक्रीज होता है, तो ये रहेगा ऐसे ही ऐसा। तो सल्फर सबसे आगे, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर इसमें भी ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में थोड़ा अलग ट्रेंड है, पीछे नहीं जाता क्लोरीन, थोड़ा सा ही पीछे जाता है। तो इसको अलग से क्यों लिखवाया? क्योंकि ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे इसलिए तो अलग से पढ़ा है हमने। तो ये तीनों याद रखें, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के। समझ गए? यस सर। चलिए यार, मेरा तो नेक में एकदम दर्द होने लग गया बहुत ज्यादा, नीचे देख देख के। सर पोलोनियम और थैलियम नहीं है? किसके अंदर? सर 16 और 17 ग्रुप। देखो 16 में पोलोनियम होता है, 17 में एस्टाटाइन होता है ना, तो उन दोनों को हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोग उसको लिखते नहीं है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर नोट डाल के एक पॉइंट और मैं मेंशन कर देता हूं, क्या? मैं बोल देता हूं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीटी और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीटी। तो याद कर ले, हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन, और सबसे कम होता है नियॉन का। समझ गए? लास्ट चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको हम लोग लिखेंगे EN से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज a relative tendency to attract shared pair of electron in a covalent bond towards itself is known as
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हैं? यस सर। अगर नहीं समझते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करके रखा है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही धर लिया है अपने पास, ऐसा नहीं है। हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, रिलेटिव टेंडेंसी होती है। मतलब दो लोगों के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी। ए के मार्क्स 5 आते हैं, बी के मार्क्स 10 आते हैं, सी के मार्क्स 15 आते हैं। तो हम बोलते हैं ए और बी में कौन इंटेलिजेंट है? बी। तो हम बोलते हैं बी इंटेलिजेंट है ए के कंपैरिजन में। अब मैं बोलूं बी और सी में कौन इंटेलिजेंट है? बी। तो हम बोलेंगे सी। बी और सी में इंटेलिजेंट कौन है? सी है। यस सी के सर। मार्क्स ज्यादा ना। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जिस अगर ए और बी में बी इंटेलिजेंट है तो बी से इंटेलिजेंट है, नहीं। ए और बी के बीच में ही बात हो रही है। जैसे मान लो मैं बोलता है मैंने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया एच और सीएल के बीच में, है ना। बॉन्ड किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा? ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? क्लोरीन। क्लोरीन की। तो क्लोरीन पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्टेड रहेंगे क्लोरीन की तरफ, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। और अगर फ्यूचर में कभी ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर है, बट अगर फ्यूचर में ये कभी इन फ्यूचर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा पावरफुल है इसलिए। तो हम बोलेंगे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया है तो उस पर माइनस आ गया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि क्लोरीन पावरफुल था, उसको मार पीट के वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब ये तो रिलेटिव टेंडेंसी है ना। अगर मान लीजिए ऐसा हो, कैसा कि भाई बॉन्ड क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव होता है, क्लोरीन पर डेल्टा पॉजिटिव। अगर फ्यूचर में कभी बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन को उससे वो बॉन्ड ले जाएगा, क्योंकि वो क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल है, वो लेके निकल लेगा अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। समझे? तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और ये रिलेटिव टेंडेंसी है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है या क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, बट किसके कंपैरिजन में ये बताना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। अरे भाई कैसे, फ्लोरीन के सामने तो नहीं चलती उसकी। तो हमें बताना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में वो पावरफुल है। समझे? यस सर। तो हम लोग एक लाइन लिख देते हैं इधर, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ionization energy is defined for an isolated gaseous atom while electron negativity, एक सेकंड रुके, while electron negativity is defined in bonded state। bonded state में डिफाइन होगा, ये आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन नहीं होता। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अ relative term, so it has no unit। मतलब ये क्या है? यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है। समझ गए मेरी बात? ये एक रिलेटिव टर्म होती है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखा जाता है। तो रिलेटिव टर्म में इसलिए कोई भी रिलेटिव टर्म की कोई यूनिट नहीं होती, हमने देखा भी था। रिलेटिव डेंसिटी भी हमने सारी यूनिट लेस ही बताई। क्लियर है इतना? यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? आज कौन सा लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का? 5th शायद, हाँ सर 5th है। 5th है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो हम बोलते हैं क्या, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जेड इफेक्टिव, सेकंड है साइज। हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम। थर्ड फैक्टर है चार्ज ऑन कीटायन। फोर्थ फैक्टर इज चार्ज ऑन एनायन। तो हम बोलते हैं अगर चार्ज ऑन कैटायन की बात करें तो हम बोलेंगे चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। चार्ज ऑन एनायन में हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किसी पर होगा और वो बढ़ता ही जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज किसी पर है और चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को पावर करने अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। जैसे मैं तुमसे पूछूं कैल्शियम और कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बोलो। कैल्शियम 2+ की। ऐसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2- में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की, है ना। फिफ्थ अफेक्टिंग फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ा है कभी इसके बारे में? नो सर। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है, चैप्टर आगे पढ़ लेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको। तो अभी के लिए मान ले हमारे पास 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, मान लो sp, sp2 और sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना है? 50%। sp2 में 33.33, sp3 में 25। कैसे निकाला ये परसेंटेज एज कैरेक्टर? तो हम बोलेंगे कि sp में एक s है और एक p है, तो आधा s है आधा p, इसलिए 50%। sp3 में sp2 में सॉरी sp2 में एक s और दो p, एक s और दो p, मतलब टोटल 3 थे उसमें से एक ही s है, टोटल 3 थे उसमें से एक ही s है, मतलब 33%। sp3 में एक s और 3 p, टोटल 4 थे उसमें से s एक ही है, तो 25%। समझे बात? Yes. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का उससे कम और sp3 का सबसे कम। चलिए, एक तो हमारी ये बात होगी, है ना। सभी लोग इन पॉइंट्स को रीड कर लें एक बार, तब तक मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ यार, गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है। सभी लोग रीड कर ले, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं सभी को। हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, है ना। वो पढ़ाने के बाद क्लास को खत्म कर दूंगा मैं, है ना। मेरा तो यार नेक में पेन होने लग गया साला। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, देखो बहुत ज्यादा ट्रेंड वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बट कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद होने चाहिए, है ना। क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या है? टॉप 8 एलिमेंट्स,
अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अकॉर्डिंग टॉप 8 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? सबसे ऊपर है ऑक्सीजन, फिर सॉरी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर अप्रॉक्स Cl के इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है बट एग्जैक्टली देखे तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, फिर Br, फिर I, फिर S, फिर कार्बन। टॉप 8 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर देन कार्बन। जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बोलते हैं 4 है, कार्बन होता है उसका बोलते हैं 2.55 है। सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसका है बोलो, बताओ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। फ्लोरीन का है, थोड़ी देर पढ़ा, फ्लोरीन वैल्यू होती है 4। सबसे लोवेस्ट है सीजियम, वैल्यू होती है 0.5। अब तुम देखो नंबर स्केल पर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 से 0.5 तक वेरी कर रही है, 4 से 0.5 वेरी कर रही है। अब उसमें देखो 4 से 2.5 अप्रॉक्स और 2.5 से 0.5, यहां पर स्पैन कितना है 1.5 का, यहां पर है 2 का। तो इस 1.5 में कितने एलिमेंट्स है? बस 8 और बचे हुए इसमें अप्रॉक्स 110 लोग हैं। मतलब ज्यादातर लोग है ना 2.5 से नीचे ही है, सिर्फ 8 लोगों को छोड़ दिया जाए तो स्पैन इतना खतरनाक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल कौन होता है? हम बोलते हैं गोल्ड। जनरली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है, बट जो हमारा गोल्ड है मेटल में सबसे ज्यादा है, वो मेटल में सबसे ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस, और वो 2.2 के इक्वल होता है। समझे? यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो होता है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड। इस पॉइंट को मैं पहले एक पॉइंट और लिखाना भूल गया, क्या हम लोग बोलते हैं, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ऑल अबव वैल्यूज आर इन पॉलिंग स्केल। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अलग अलग स्केल है, एक पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल पॉपुलर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फ्लोरीन का वैल्यू 4 है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है। पॉपुलर भी पॉलिंग स्केल है और पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है। क्या होता है पॉलिंग स्केल, क्या होते हैं मुलिकन स्केल, इनके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे इस चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करें पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड कैसा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का? तो हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, अक्रॉस द पीरियड। अगर हम लोग देखें अक्रॉस द पीरियड तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, मेटल से नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। जनरल ट्रेंड है, हार्ड रूल नहीं है। समझ गए? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क हमें क्या देना है? नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा? सैटरडे। तो सैटरडे तक होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है, टाइम नहीं लगता होमवर्क करने में अगर तुमने एक बार अच्छे से थ्योरी को रिवाइज कर लिया तो। सेक्शन कहाँ तक मैं पहले दे चुका हूँ होमवर्क में? सेक्शन डी तक। डी तक दे दिया क्या? पार्ट 1 में। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ ही देता हूं मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग नहीं देता कभी। एक्सरसाइज 1 करना है बोथ पार्ट, सेक्शन डी तक दे दिया तो ई एफ जी कर लेना, बोथ पार्ट में ई एफ जी। वैसे तो मैंने पहले भी कुछ दिए होंगे है ना एक्सरसाइज 2 में, बट एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और कर लेना।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 ई एफ और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लेना, ये होमवर्क है हमारा, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए ठीक है फिर। बाय सर। बाय। बाय सर।